सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुरम्या है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो फिर से बता रही हूँ। मेरा नाम सुरम्या है और मैं आप सभी के साथ खिड़की की तरफ से जुड़ी हूँ। और थैंक यू शिप्रा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम खिड़की के 1 साल के पूरे होने की खुशी मना रहे हैं, और आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं, आते हैं, हमें अच्छा लगता है। इसी के साथ ही हमने एक नया सिलसिला भी शुरू किया है, जिसमें हम कुछ लेखकों, कुछ रचनाकारों से बात करते हैं। तो कुछ देर हम इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं तो हम आज भी एक नए लोग से मिलेंगे, नए लेखक से मिलेंगे, और उनसे मिलके आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम है अनुराग अनंत। उनको तो आप लोग जानते ही होंगे। हम कोशिश करते हैं कि लोग जुड़े हमारे साथ और आप तक कुछ नई बात पहुँचे। सबसे ज़रूरी यही है। ओके, थैंक यू उजाला। रितु कमल मिश्रा जी कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कह गए वो चंद अल्फाजों में, खुद फरिश्ते बैठकर सुन रहे हैं उनके दरवाज़ों में। बहुत अच्छी बात है। इस पे मैं एक बात कहूँगी, अल्फाजों नहीं होता है, अल्फाज होता है। हेलो अनुराग, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत शुक्रिया। आवाज साफ आ रही है मुझे आपको? तो आ रही है, बाकियों से भी पूछ लेते हैं कि आप सभी को आवाज आ रही है अनुराग जी की। देखिए, स्वागत भी हो गया सभी लोग आपका। सुन पा रहे हैं? जी शुक्रिया। प्लीज आप सभी बताएं, आप लोगों को आ रही है अनुराग जी की आवाज? जी आ रही है साफ। चलिए, जी तो अनुराग बस। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे इस त्योहार को और भी खूबसूरत बनाया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे आमंत्रण दिया और ये मंच मिला मुझे बोलने के लिए। तो अनुराग जी, सबसे पहला जो सवाल मुझे मेरी तरफ से आपके लिए है वो ये कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ से हैं आप और आज जहाँ हैं वो कहाँ पर हैं? दरअसल ये क्या है ना कि जब भी मुझे एक सरल सा सवाल पूछा जाता है परिचय को लेकर के या फिर आप कौन है लेकर के, तो मैं कई बार इसको बड़े दार्शनिक अर्थों में देखता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा सवाल, सबसे प्राथमिक सवाल है जो सबसे पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दार्शनिक गहराइयों वाला सवाल है। अगर ये सवाल गंभीरता से किसी मनुष्य के भीतर उतर जाए तो उसे बुद्ध भी बना सकता है और पागल भी बना सकता है। तो फिल वक्त जो भौतिक चीजें हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, वहीं जन्म हुआ मेरा। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक वहीं हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स में मैंने ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद पत्रकारिता की तरफ चला गया। परास्नातक, जिसको कि पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, वो मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मास कम्युनिकेशन। उसके बाद एमफिल की मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, वहां पे एक सेंटर है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी स्टडीज, वहां से मैंने एमफिल की। फिर पीएचडी के लिए लखनऊ वापस आ गया। पीएचडी की मैंने मास कम्युनिकेशन में। इस समय इंडिया टुडे में हूं, मैं काम करता हूं। तो यही है छोटा सा परिचय। अभी ज्वाइनिंग होनी है मेरी, 1 तारीख को ज्वाइनिंग है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। तो मतलब हम जी कह सकते शुक्रिया। हैं डॉक्टर अनुराग। हाँ कह सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है। जी जी तो जी। अनुराग, एक बहुत ही मतलब सादा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था और आपने इतना प्यारा जवाब दिया। आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, और आपकी रचनाएं काफी खूबसूरत जी होती है, मतलब खींचती है एक तरह से अपने तरफ। तो अगर मैं अनुराग से पूछूं कि अनुराग और कविता का क्या संबंध है, तो क्या बताएंगे हमें? बड़ा अजीब सा है संबंध कहना। ये समझ लीजिए जब कोई सुनने वाला नहीं होता है और आप स्वयं से बात करने लगते हैं, और वो जो स्वयं होते हैं वो आप उस तरह नहीं होते हैं, उससे अलग होते हैं। तो एक एक है
कि जिसमें आप पीड़ा में हैं, दुख में हैं, लेकिन आपके भीतर ही है एक पक्ष जो आपको उस पीड़ा से, उस दुख से निकाल सकता है। वो मेरे भीतर का वो जो पक्ष है, उससे बातचीत करना ही मेरे लिए कविता है। मेरे भीतर गहराइयों में उतर जाना, मेरे भीतर के अबूझे पक्ष को जानना और मेरे अवचेतन में जमा हुई स्मृतियों, अनुभवों के साथ संवाद स्थापित करना और कुल मिलाकर के अपने आप को एक्सप्लोर करना मेरे लिए कविता है। कभी कभी मैं कविता को तोड़ता हूं तो देशज भाषा में टूटता है का बीता, मेरे साथ क्या बीता है उसका दस्तावेजीकरण है ये कविता। और चूंकि मैं जानता हूं कि कोई भी चीज अभिधा में कह देने पर अपना अर्थ खो देती है, इसलिए मैं उसको घुमा फिरा के कहता हूं। किसी और दुख के बारे में रोने की इच्छा होती है, किसी और दुख का नाम लेकर रो लेता हूं, वही कविता है। बहुत ही खूबसूरत सा जवाब, मतलब आप जवाब भी दे तो लग रहा है कविता कह रहे हैं। बहुत प्यारा। तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने शुक्रिया कहा आपको। अच्छा, तो अनुराग, चलिए ये तो हो गई आपकी व्यक्तिगत जो भी आपके विचार है कि आपके लिए कविता क्या है। आपके हिसाब से इस संसार के लिए कविता क्यों जरूरी है? देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि आंखें जो होती हैं वो देखने के लिए होती हैं। आंखों से दर्शन नहीं किया जा सकता, दर्शन दृष्टि का विषय है। तो जैसे हम पैदा होते हैं तो हमें हर एक चीज सिखाई जाती है, खाना सिखाया जाता है। आज हम जितना आंख बंद करके भी खाना खाएंगे तो निवाला मेरे हमारे मुंह में जाएगा, लेकिन जब बच्चे थे तो चारों तरफ लगा लिया करते थे। जो सबसे सरल लगता है, दो पांव में चलना, वो भी कठिन था। जो ककहरा है, आज एबीसीडी जैसी सरल चीज हमारे लिए मुहावरा हो गई है। तो वो सब कुछ चीजें जो आज सरल हैं, वो सब कुछ कठिन थी। लेकिन जो सबसे सरलता से उपलब्ध थी हमारे पास, वो देखना था। बच्चा पैदा होते ही देखने लगता है, तो देखने में जो अर्थ खुलता जाता है उसके सामर्थ्य पर है, उसकी समझ पर है। जब ये आपकी आंखें दृष्टि हो जाती हैं तो अब आप सिर्फ देखते नहीं, दर्शन करते हैं। लेकिन ये दृष्टि होंगी कैसे? दृष्टि होंगी दृश्य के पीछे के दृश्य को देखने के सामर्थ्य के जाग जाने के बाद। कविताएं इसी चीज में मदद करती हैं आपको। कविताएं आपको मनुष्य से मनुष्यतर बनाती है, वृहत से वृहत्तर बनाती है, जैसा कि कुंवर नारायण कहते हैं, और लौटने का सलीका बताती हैं कविताएं आपको। और इस भागती दुनिया में ठहर कर चलने का साहस देती हैं आपको कविताएं। कविताएं आपको जीत की सनक में पागल हो जाने से बचा लेती हैं। कविताएं बताती हैं कि कोई भी गैर जरूरी नहीं है, जो कुछ भी है सुंदर है, और उसे किसी भी अर्थ में बचे रहना चाहिए, किन्हीं भी अर्थों में बचे रहना चाहिए। तो सिर्फ एक लाइन में या फिर छोटी सी बात नहीं है कविता क्यों होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य की तरह है, मैं मानता हूं उसका कारण कविता है। बहुत ही अच्छी बात। तो अनुराग, प्रवृत्ति कविता पे चर्चा हो रही है, तो एक कविता आपकी हमारे लिए। मैं क्या सुनाऊं आपको? जो आपका मन करे। आज रामनवमी है, मैं राम जी पे मैंने कभी लिखा था लौटेंगे राम, वही सुनाता हूं शुरुआत में। स्वागत है। इतनी दूर थी नींद कि सूर्य की तरह अप्राप्य थी। इतने पास थे स्वप्न कि उनसे अलग होना संभव नहीं था। एक बेहोशी थी जिसमें खोया रहा बदस्तूर, इस तरह खोया रहा कि घर से बाहर निकलते हुए हर बार तलाशना होता था खुद को। मुझसे मिलने वाले मुझे इस तरह ढूंढते थे कि अमावस के आसमान में चांद ढूंढ रहे हों। मेरी प्रतीक्षा में इस तरह पत्थर हुई तुम कि भगवान भी संकट में याद करता था तुम्हें। और संकट था कि कोई राह थी जिसमें इतने चौराहे थे कि राम कभी नहीं लौटे अयोध्या। कि संकट था कि कोई राह थी जिसमें इतने चौराहे थे कि राम कभी नहीं लौटे अयोध्या। एक कुम्हार जिसका नाम नहीं जानता मैं, मन की माटी से बना रहा है दिया कि एक दिन होगी दिवाली, लौटेंगे राम। फलित होगी प्रतीक्षा, तुम पत्थर से नदी और नदी से स्त्री बनोगी। मैं खुद को राम नहीं कहता, पर मेरा भाग्य राम के भाग्य से अलग नहीं। भटक रहा हूं मैं भी, छिप कर रोता हूं, खुलकर हंसता हूं, लौट आने के लिए भटकता हूं। बहुत सुंदर। मुझे तो लगा आगे भी है।
लौटेंगे राम। नहीं नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब यही बात जो मैं कह रही थी शुरू में भी कि आपकी कविता में मतलब आपने कहा कि देखने के लिए जरूरी है कविता, या कविता है तो हम देखते हैं। तो यही चीज जो हर लिखने वाला जो अभी भी शुरू कर रहा है लिखना, वो सोचता है कि इसने जो लिख दिया, फलाने ने जो लिख दिया, वो हमारे मन में कैसे नहीं आए। वो बगल की चीज ही तो उठा के हमें दिखाई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ये जो लिखने का ये सोचने का जो अंदाज होता है, क्या उसके लिए कुछ ऐसा है जो आप हमारे नए लिखने वालों को बता सकते हैं कि आप कैसे सोचे, या फिर वो ख्याल कैसे आपके जहन में आए? दो चीजें हैं, एक तो आप संवेदनशील होने का प्रयास करें, और दूसरा ईमानदार, भावों के प्रति ईमानदार। और तीसरी जो चीज है वो उससे बचना ही चाहिए, वो करने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन बचना चाहिए, कि तुरंत फैसला लेना। कवि जो होता है वो नेता या नायक नहीं होता, वो सेनापति नहीं होता कि उसे युद्ध में तुरंत फैसला लेना है। तो उसे किसी भी बात पर सोच के आखिरी निर्णय सुनाने से पहले उसकी सारी संभावित बीमाओं पे सोच लेना चाहिए, सारे कोण से देख लेना चाहिए, और संवेदनशील होना चाहिए। अर्थात संवेदनशील होने का अर्थात ये कि जितनी जितनी नर्म दुनिया आप अपने लिए चाहते हैं, आप प्रयास करें कि उतनी ही नरमी सबके लिए, सबको मुहैया हो पाए। बहुत बड़े स्वप्न की जरूरत नहीं है। यह है कि हो रही हो बरसात अगर बाहर, तो आप ये स्वप्न देख सकें कि सब लोग उस बरसात को देखते हुए अपने बारजे पे पकौड़ियां खा सकें। कोई इस तरह मजबूर ना हो कि उस बरसती हुई बरसात में कोई स्विगी और जोमेटो में आपकी पकौड़ियां लेकर दौड़ रहा हो, कोई सड़क पर अपने ठेले को, कुमचे को बचा रहा हो। आप देखें, छोटा सा स्वप्न है, लेकिन इस स्वप्न को देखने के बाद आप देखेंगे कि एक क्रांति की जरूरत दिखने लगेगी आपको लगेगा कि सरकारों से लड़ने की जरूरत है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि बहुत बड़े अर्थों से आप तक पहुंचेंगी। तो दुनिया इसी तरह खुलती है, छोटे छोटे स्वप्न से, छोटी छोटी बातों से, और सूक्ष्मता की दृष्टि के साथ। आप जब उस बात को सूक्ष्मता से देखने लगेंगे, कई अर्थों में समझने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि जो बात कही जा चुकी है उसे भी इतर कुछ कहे जाने की जरूरत है, वो मेरे हिस्से का कहा जाना होगा। और मुझे मेरे हिस्से के कहने के लिए जब बातें मिलने लगेंगी, वो कविताओं की तरह ही मिलेंगी। वाह, तो सबको अपना बयान दर्ज कराना है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो अनुराग, ये आपसे एक मतलब पर्सनल सवाल कह सकते हैं आप कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ लिखा हो और उसको लिखते हुए कोई चित्र उभरा हो आपके जहन में, और कहीं ना कहीं आप शून्य हो गए हो। तो ये जो शून्यता कविता अपने साथ लाती है, तो ये कभी आपने महसूस किया, और अगर किया तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है? कविता कोई ऐसी बड़ी मतलब देखने में तो कविता ही है, हम कह देते हैं, बट जब एक लिखने वाला उसका अपना एक एहसास होता है, तो ये आपने कभी महसूस किया, और हुआ तो क्यों हुआ? आपके हिसाब से क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, आप जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये पूछ रही हैं कि कविता लिखते हुए अचानक से ब्लॉक हो गया, नहीं, ये इस तरह ये बात है आप पूछ। नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रही कि ब्लॉक हो गया। मेरा कहना है जी। कि होता है ना, कभी कभी हम लिखते हैं कुछ, और वो लिखते हुए हमारे जहन में कोई ऐसा चित्र उभरता है जिससे हम शून्य हो जाते हैं कि इसके बाद हम जी। कहाँ जाएं। मतलब ये तो इतना ज्यादा है, उस समय की शायद वो पराकाष्ठा है या कुछ ऐसा, एक शून्यता भीतर, एक ठहराव उतरता है। तो उस समय एक लेखक या एक कवि क्या सोचता है, उसको ऐसा क्यों महसूस होता है एक कविता लिखते हुए? दरअसल जब कभी ऐसी परिघटना घटती है, तो वो जैसे अंग्रेजी का एक वाक्य है ना, पुशिंग द बाउंड्रीज। तो कभी कविता अगर इस तरह से संभव हुई कि आपको स्तब्ध करती है, आपको शून्य में डालती है, तो इसका मतलब है आपको चौरस कर रही है, आपको आपको विस्तार दे रही है। और जब कभी ऐसा हो तो उसके लिए खुशी मनाई जानी चाहिए। मुझे लगता है जल्दी होता नहीं है कि जब आपकी कविता आपको शून्य कर दे। दरअसल शून्य इसलिए किया है क्योंकि वो आपको भीतर से व्यापक बना रही है, और ये अच्छी बात है। कभी कभी होता है, अक्सर नहीं। और ये उपलब्धियों के तौर पे देखा जाए, जैसे उपलब्धियां कभी कभी होती हैं, वैसे ही कभी कभी होता है। तो आपकी कोई ऐसी कविता है जो आपको, जिसने आपको शून्य किया हो? वैसी कविता मेरे पास आ, या फिर आपकी कोई ऐसी कविता जो आपको लगे कि हाँ, जिसने आपको पुश किया हो?
मुझे एक कविता है जिसमें जिसका शीर्षक है हम सब अपनी खीज में डूब कर मरेंगे। मुझे लगता है कि ये जितने यथार्थ हैं हमारे सामने, जिस भी तरीके के यथार्थ हैं, चाहे आर्थिक यथार्थ हो, सामाजिक यथार्थ हो, सांस्कृतिक यथार्थ हो, वो सब हमें एक संवेदनशील मनुष्य को खीज में डालते हैं। चाहे हमारे बीच भाषाई अंतर हो, जाति का अंतर हो, क्षेत्र के अंतर हो, और आप देखते हैं कि ये बदस्तूर चले आ रहे हैं, कहानियां शोषणों की भरी हुई हैं, तो एक खीज में आदमी मुब्तला होता है। उसी में लिखा था कि हर किसी को, कविता का शीर्षक है कि हम सब अपनी खीज में डूब कर मरेंगे। हर किसी को थोड़ी ना थोड़ी खीज है, जैसे सभी में है थोड़ी ना थोड़ी मनुष्यता। समय जिस आईने में अपना चेहरा देखता है, उसकी पीठ पर खीज कलई की तरह चढ़ी है, आईने को आईना बनाती हुई। इस समय में जो आदमी खींचा हुआ नहीं है, मेरी नजर में वो आदमी ही नहीं है। पांव में लगी ठोकर से उपजी खींच और हृदय में धसी बात से जन्मी खींच, दो टांगे हैं जिस पर चल रहा है हमारा यथार्थ। सबके पांव में लग रही है ठोकर, सबके दिल में धसी है कोई ना कोई बात। कोयल को उसकी खींच ही बनाती है सुरीला, और सांप को विषैला भी। रात के तीसरे प्रहर जो अदृश्य गाने लगता है, वो एक खींचा हुआ प्रेमी है, जिसने दुनिया से खींचकर त्याग दी थी देह। रोटी की खींच यह कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज है वो। भूख की खींच ये कि हत्या से लेकर उद्धार तक उसी का इस्तेमाल होता है। रास्तों को खींच है कि वो कभी नहीं पहुंचेंगे कहीं भी। यात्राओं की खींच है कि सबसे अधिक वही बदनाम हुई हैं। आक्रांताओं से लेकर साधुओं तक सब कुछ पाने के लिए कर रहे हैं यात्रा, सब कुछ पाने के लिए कर रहे हैं यात्रा, जबकि यात्रा अपना अर्थ खो रही है। मुझे खींच है कि मैं कवि हूं, मुझे खींच है कि मैं कवि हूं, और तुम्हें खींच कि तुम मेरी प्रेमिका। यह बात क्या कम खींचने की है कि जब मुझे बस तुम्हें चूम लेना चाहिए। मैं कविताएं लिखते हुए मौन हो जाता हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे लगता है राम सरयू में और सीता धरती में नहीं समाई, दोनों अपनी अपनी खीज में समा गए। हम सब अपनी अपनी खीज में डूब कर मरेंगे, और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। बहुत 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 खूबसूरत अनुराग। मतलब मुझे नहीं पता इसकी तारीफ कैसे की जाए, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही शब्द है कि बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है। आप पत्रकार हैं और कवि हैं, तो ये साहित्य और पत्रकारिता दोनों अलग हैं, पर पत्रकारिता में साहित्य कैसा दिखता है? मतलब एक पत्रकार होके साहित्य के साथ आगे बढ़ना, या फिर साहित्यज्ञ होके पत्रकारिता का हाथ थाम लेना, ये कैसा है दोनों में? देखिए क्या है कि पत्रकारिता जो है ना, वो भी एक तरह का साहित्य है। वो रोजनामचा वाला साहित्य है, और साहित्य पत्रकारिता से उस तरह से अलग हो जाता है जब वो काल के बंध को तोड़ना का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, तो साहित्य हो जाता है। तो मुझे लगता है भाषा का सौंदर्य बरतना दोनों में जरूरी है, और दोनों ही समाज से मुखातिब होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों में ही एक अलग तरह का आनंद है, थ्रिल है, एक अलग तरह का जर्नी है, एक्सप्लोरेशन है, काउंटर्स हैं रियलिटी के साथ, डिफरेंट टाइप की। तो दोनों ही बहुत अच्छी जर्नी है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि पत्रकारिता में भी आप कलम उठाते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी सोच रहती है कि हम कुछ बदलेंगे, और कविता मतलब मेरे या फिर आप भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ सिद्ध करना है या कुछ ऐसा, तो ये चीज कभी ऐसा नहीं होता कि पत्रकारिता कभी कविता में चढ़ गई और कविता कभी पत्रकारिता की तरफ चली गई? बहुत बार होता है, और कई बार ये प्रोफेशनल तरीके से गलत भी माना जाता है, और कई बार इसका फायदा भी मिलता है। तो ये दुधारी तलवार है, उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, कब कितना मिलाना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा अनुराग, एक स्पेशल फरमाइश है, आपकी एक कविता है, उसकी एक लाइन मैंने लिख रखी है, उसका जो उन्वान है, वो शीर्षक है, वो है अनुवाद, कि पानी का अनुवाद करने पर उतार उठिए वाली जो कविता है आपकी, आई गेस मुझे आपको समझ आ रही होगी।
इस जी ये मुझे समझ तो आ रही है। दरअसल क्या है, मैंने कुछ कविताएं लैपटॉप में पीछे लिख रखी हैं। ये लंबी कविताएं हैं, मुक्तचंद की तो याद होती नहीं है मुझे। ये कविताएं कई जगह से कई लोगों को मिल सकती हैं, इसलिए मैं जैसे नियति को चकमा देते हुए अनुवाद, तो ये मैंने यहाँ पे संकलित नहीं की थी पढ़ने के लिए। मैंने कुछ 5-6 कविताएं निकाल के रखी थी कि आपके प्रोग्राम में पढ़ूंगा। याद नहीं है मुझे अनुवाद। एक और फरमाइश आई कि हमारा प्रेम किन्नरों की तरह बेशर्म था, यह कविता सुनाइए। ये भी कविता मुझे याद नहीं है। शिप्रा, अगली बार तो आप अपनी आपने लिख के रखी उसमें से कोई एक सुना दीजिए। जी दरअसल मैंने कुछ कविताएं निकाल कर रखी थी। वो सारी कविताएं जो हैं कई कई मंचों से लोग शेयर करते हैं, वो तो मिल जाती हैं। ये कुछ कविताएं थी, साधारण सी कविताएं मैं लिख के ले आया था। स्मृति का तमाशा। दरअसल क्या है कि कवि के साथ जो मेमोरी का डायमेंशन होता है वो ही उसको कवि बनाता है। तो साधारण व्यक्तियों के लिए जो स्मृति होती है उसको सोचकर दुखी और खुश होता है वो, लेकिन कवि के साथ ऐसा नहीं होता। सुख दुख या फिर ऐसी अनुभूतियों की इतर कुछ एक और बात होती है जिसको वो कहना चाहता है, उसको याद करते हुए। तो एक तमाशा रचती रहती हैं स्मृतियां कवियों के लिए। तो वो मैंने कविता लिखी थी कि स्मृति का तमाशा। न जाने क्यों याद आती है अहमदाबाद की वो सुबह जो सड़क पर फैल गई थी और सड़क पर दिख रहा था चेहरा। वो दोपहर जब बरस रहे थे बादल और मैं चाय पीते हुए रो रहा था। उस आदमी की स्मृति अभी भी आती है एकदम समीप, जिसे मैंने तब जानता था ना अब जानता हूं। किसी अजनबी भाषा में उसने पूछी थी मेरे रोने की वजह। ऐसा तो बच्चों सा उत्तर दिया था उसे, मनुष्य हूं सो रो रहा हूं। क्या पशु नहीं रोते? इस प्रश्न के साथ ही मुझे याद आता है चंपी, मेरा पिल्ला, जिसकी कमर पर चढ़ गई थी लाल मोटरसाइकिल। उसके रोने की स्मृति इस तरह समाई है भीतर कि उसी की आवाज में रोता हूं। और लोग मुझसे पूछते हैं क्या तुम मनुष्यों की तरह नहीं रो सकते? लाल मोटरसाइकिल लाल वस्तु में उभरती है। कोई गुलाब भी दे मुझे तो लगता है कि मोटरसाइकिल से दब के मर जाऊंगा। कोई गुलाब भी दे मुझे तो लगता है मोटरसाइकिल से दब के मर जाऊंगा। रात भर जागने की स्मृति दिन भर सोने नहीं देती। उंगली के पोरों में उतर आती है नींद। गिनता हूं कितनी अधूरी नींद है हथेलियों पर। पिता की स्मृति में उगे हैं कांटे, माँ की स्मृति में हृदय भेदने वाला मौन। रोटी में महकती है भूख की स्मृति और भूख में याद आती है सिविल अस्पताल के सामने वाली लाइब्रेरी और पसीने से भीगा हुआ मेरा कुर्ता। बचपन में खाए चीनी के पराठे नहीं होते तो कितना कड़वा होता जीवन। और वो टूटी कढ़ाई जिसमें माँ बनाती थी खाना, उसकी स्मृति ही है जिसने बचाए रखा है, जिसने मुझे बचाए रखा है, यह कहते हुए कि कितना भी टूट जाए कुछ, यदि चलाना चाहे कोई काम तो चला ही सकता है। मैं खुद से काम चला रहा हूं जबकि मुझे बदल जाने की जरूरत थी। कैसे सोचते हो आप अनुराग? मतलब ये जो कड़ी दर कड़ी जो आप जहां से शुरू होते हो फिर जहां खत्म होता है, ये मतलब मुझे जहां तक महसूस होता है ये इंसान के अंदर ही होता है। वो लिखने की हर किसी की शैली होती है, उस पे बस नहीं चलता। बट फिर भी कुछ ऐसा जो आप बता सके, जो कोई लिख सके ऐसा। कुछ नहीं, देखिए क्या है ना कि कविताएं अलग नहीं है। कविताएं जैसे आप सोचें जरा, कोई आदमी, आप कहीं चाय पी रही हो, दोपहर है, बारिश होने लगी और एक आदमी है चाय पीते हुए फफक के रो पड़ा है। वो अपने आप में कविता हो गई, आप नहीं भूल पाएंगे उसे। किसी कविता से ज्यादा उसमें प्रभाव है। अब आप चाय पी रही थी, वो आदमी ऐसे साधारण था, अभी खड़ा था, चाय पी रहा था, फफक के रोने लगा। आप उससे पूछ नहीं पाएंगी लोकाचार की बदौलत कि मैं कैसे किसी अनजान से पूछूं कि वो क्यों रो रहा है। लेकिन आप घर आएंगी, उसकी रुलाई आपके पीछे पीछे चली आएगी। जब आप कमरे में अकेली होंगी तो उसके रोने का वो अंदाज आप तक आएगा। रास्ते में चली आ रही हैं, बचपन में जब बच्चे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, कोई कुत्ता हो जो मर गया हो, उस पर मोटरसाइकिल चढ़ी हो, आप उसका रोना कभी भी अकेले में एकांत में भेद देगा आपका हृदय। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप किसी नए शहर में उतरी, वो शहर मसलन अहमदाबाद भी हो सकता है, और आपको किसी प्रिय की याद आ गई,
सड़क में धूप पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि पूरी सड़क आईना बन गई है और उस आईने में उसका चेहरा उभर आया हो, ये दृश्य कभी भूला नहीं जा सकता। ये कविताएं हैं। तो हम कविताओं से घिरे हैं, बस हमें देखना है कि कविताएं कहाँ हमारा हाथ थामती हैं। तो सिंपल सा एक जो बोलते हैं ना, आप एक चीज लेके साथ चलिए कि देखना शुरू कीजिए, कविताएं लिखनी शुरू हो जाएंगी। बस यही है। अब किसी पिता के कांधे पर चढ़ा हुआ बच्चा अपने आप में कविता है। हाँ, मुझे कहाँ जा रहे हैं? कविता भी बेहद पसंद आई कि पसीना के साथ जो आपने पापा को जोड़ा है, मतलब वाकई बहुत कमाल है वो। मैं पढ़ रही थी, पसीना, आग की मात्रा और स्नेह और पालक, बहुत बहुत खूबसूरत। तो अनुराग, एक और चीज कि आप कविता लिखते हैं और साथ में कहानियां भी लिखते हैं। मैंने देखा था एक कंपटीशन थी, शायद हिंदवी ने ऑर्गेनाइज की थी, आप जीते भी थे उसमें। तो कविता लिखना और कविता की शुरुआत और कविता का अंत, उसी के बराबर में कहानी लिखना और कहानी की शुरुआत और कहानी की अंत, कितना अंतर है दोनों में? बहुत अंतर है। कविता जो है ना, कविता अपने क्राफ्ट में सरल है, लेकिन कहानी जो है, चूंकि उसका सीधा संबंध यथार्थ से है और कल्पना उसमें एक न्यायोचित मात्रा में कल्पना है वहां पर, तो मुझे लगता है वहां पे आपको पात्र गढ़ने हैं, परिवेश गढ़ना है, उसका इतिहास बोध गढ़ना है, उसकी राजनीतिक विमर्श साधना है और एक मुकम्मल बात कहनी है जो कि हमारे यथार्थ के खांचे को तोड़ती हो, उससे जूझती हो। तो मुझे लगता है कि कहानी जो है ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है और उसमें ज्यादा गंभीरता से जाना चाहिए। कविताएं तो चलिए, आपके हृदय में संवेदनशीलता है, आप ईमानदारी बरत रहे हैं और आप देखने की सलाहियत रखते हैं तो आप कविता कह पाएंगे। लेकिन कहानी के लिए इससे इतर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। उसमें आपको दृश्यात्मकता को बरतना आना चाहिए, आपको नई क्राफ्ट में एक किस्सा गोई की शैली डेवलप करना आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें एडिशनल उसमें जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो और मुझे लगता है कि उसमें खींच निकालने का ज्यादा ही मौका मिलता है। आपके भीतर जो खींच है, गुस्सा है, कहानियों में आप निकाल सकते हैं। वहां पे आप साहित्यिक हत्याएं भी कर सकते हैं। सही शब्द नहीं है लेकिन फिर भी ये बात तो है, ये मानी जाएगी। तो एक कविता कहानी से इतर सवाल, आप संगीत, कैसा संगीत सुनना पसंद करते हैं अनुराग? संगीत, ये संगीत, कई सारे लोग पूछते हैं कि आप साहित्य में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन संगीत में कम सुनता हूं। दरअसल ये है, और मुझे संगीत आकर्षित नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि पता नहीं ये मेरी दिक्कत है या जो भी है, मैं बहुत देर तक संगीत नहीं सुन पाता हूँ, या फिर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया संगीत। कोशिश की है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा, मैं संगीत नहीं सुन पाता। और वैसे सुनता हूँ तो आप कह सकते हैं नुसरत फतेह अली खान का भी सुन लिया, कभी कुमार संभव सुन लिए, कभी ऐसे ही बिखरा हुआ सा संगीत सुनता हूँ। लेकिन मेरी नियमित संगीत का कुछ मामला बना नहीं आज तक, पता नहीं क्यों, इसका उत्तर नहीं मेरे पास। ये शायद मैं कभी गेस नहीं कर पाती, मुझे लगा था कुछ अच्छी प्लेलिस्ट मिलेगी मुझे यहाँ। अभी कविता में इतना संगीत होता है, ये बिल्कुल इतना रहा मेरे लिए। हाँ, जी, संगीत के साथ संबंध नहीं सद पाया मेरा। कोई ना, शायद आगे हो। एक चीज और पूछना है मुझे अनुराग आपसे, ये कि भाषा जो प्रयोग करते हैं हम लिखने में, तो कुछ है लेखक जिनकी भाषा बहुत गूढ़ है, मतलब बात चाहे सरल ही क्यों ना हो, भाषा इतनी कठिन है कि वो बात पहुंच नहीं पाती है। और कुछ होते हैं जो एकदम बहुत गूढ़ बात को बहुत ही आसान सी भाषा में हमारे तक पहुंचा देते हैं। तो आपके हिसाब से कविता कैसी होनी चाहिए, उसकी भाषा की लाइन में अगर हम बात करें, तो क्या भाषा गूढ़ होनी चाहिए या सरल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? देखिए क्या है ना कि ये दो चीजों से समझी जा सकती है। मुक्तिबोध बहुत कठिन लिखते थे, भाषा उनकी बहुत कठिन है। तो मुक्तिबोध के बारे में नामवर सिंह ने कहा कि वो सर्वहारा का वकील कवि है। वकील कवि का अर्थ ये हुआ कि जैसे वकीलों की भाषा है, आप वकील करेंगे किसी अपने केस के लिए ना, तो उसकी भाषा जो है बड़ी ही कानूनी किस्म की भाषा, कठिन भाषा, गूढ़ भाषा है, लेकिन वो आपकी पैरवी कर रहा है। तो ये जो जटिल तंत्र है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तंत्र है, उसमें एक जटिलता व्याप्त है। उस जटिलता को संबोधित करने वाली अगर कोई कविता है, वो गूढ़ भाषा में है या फिर सरल भाषा में है, अगर उसको संबोधित कर रही है और उसमें बनावटी किस्म की गूढ़ता नहीं है,
तो वो सफल कविता हो जाएगी। जैसे अंधेरे में, तो अंधेरे में इतनी गूढ़ कविता है, बड़ी कविता है, लेकिन वो अपने प्रभाव के साथ इसलिए है क्योंकि वो व्यापक यथार्थ को संबोधित कर रही होती है। तो मुझे इसका बहुत वो नहीं लगता है कि गूढ़ है या सरल है। अब जैसे मैं बताऊं, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसका अर्थ नहीं जानते हैं लोग, लेकिन उसको जब आप पाठ करने लगते हैं तो वो आपकी हो जाती है, वो अच्छी लगती है। तो अगर आप उसको साध पा रहे हैं तो बेहतर है। लेकिन इसलिए क्योंकि गूढ़ है, मुझे ज्ञानी बनकर दिखाना है, मुझे अपना बहुत भाषा का ज्ञान बघारना है, इसलिए मैं गूढ़ता की ओर जाऊं, तो वो जरूरी नहीं है। कविता अपना क्राफ्ट स्वयं चुनेगी और आपको बस उतनी ईमानदारी रखनी है कि आप जितना जहां तक कहना चाहते हैं वो ईमानदारी से कहें। ये है, ये जरूरी नहीं है कि सरलता ही लिखनी है मुझे, और मैं ये सनक आपको दरअसल खराब कर सकती है। कुछ लोगों के भीतर एक सनक पैदा हो जाती है कि मुझे सरल शब्दों में लिखना है, भवानी प्रसाद मिश्र बनना है, मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बनना है, नीरज की तरह तो नहीं, आप उसी तरह नहीं लिखना है। आप अपनी भाषा में अपनी बात कहेंगे, वो अपना क्राफ्ट स्वयं चुन लेगी। तो इसी भाषा से, मतलब भाषा से ही जुड़ा एक जो प्रश्न ये भी है कि कहीं ना कहीं जो, मतलब अगर हम उन पुस्तकों की तरफ अगर मुड़ते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, या मतलब अपने बेसिकली अपने जब स्कूल की तरफ मुड़ते हैं, तो सबकी भाषाओं में अंतर दिखता है हमें। जैसे महादेवी वर्मा है तो उनकी कविताओं में बकायदा हमारे पास वो शब्दों की एक लिस्ट होती थी उस चैप्टर के बाद, लेकिन कहानी के साथ वो चीज कम रहता था। तो मतलब ये जो चीज हो जाती है, और फिर हम आगे बढ़े, आज हम खुद लिखते हैं, हम जितने लोग यहाँ जुड़े हैं वो भी लिखते पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शब्द जो शायद हमें महादेवी वर्मा की कविताओं में या फिर इनमें मिलता था, वो शब्द नहीं मिलते हमें अभी। वो शब्द गायब है, कुछ हमारी बोलचाल की भाषा बदली है। इसमें जो अब हम लिखने लगे, भाषा बदली, तो ये मतलब बोलचाल की भाषा बदली है, उसके साथ साथ लिखने की भाषा पे भी उसका असर हुआ है, क्योंकि बोलचाल की भाषा बदली है। और ये शुरू से होता आया है, जैसे जब तुलसीदास लिखते हैं तब कुछ और था, फिर धीरे धीरे बदला। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो भाषा के ऊपर जो एक विशेष हमारा ध्यान होता है या एक पकड़ होती है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है या बदल रही है, इस पे क्या कहेंगे? वो शुद्धता जो है उसमें कमी दिखती है। देखिए, मैं अगर इस तरह से शुद्धतावादी आग्रही दृष्टिकोण से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि भाषा कमजोर हो रही है। लेकिन भाषा एक बहुत नैसर्गिक बहती हुई नदी है, उसमें जो और घटनाएं हो रही हैं उसका भी साथ ही साथ प्रभाव पड़ता है। हमारे लोक की भाषा बदल गई, हमारी मुख्य धारा की भाषा बदल गई, और बहुत सारी परिघटनाएं घटी। माइग्रेशन हुआ 90s के बाद, बहुत सारे लोग शहरों की तरफ गए, शहर के शब्द इधर आए, और आप देखें कि उदारीकरण हुआ और इंटरनेट आया, तो इन सारी चीजों का प्रभाव भाषा में आना था, वो आया है। इस बीच में ये कहता हूं कि भाषा में शुद्धता बची रहे या ना बची रहे, लेकिन संवेदनशीलता बची रहे, उसका प्रयास होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हिंसात्मक होते हैं, जैसे हमने किसी की पहचान को ही गाली बना दिया है, तो इन सारी चीजों को हमें संवेदनशीलता से बरतना चाहिए। और मैं, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं बहुत शुद्धतावादी आग्रह नहीं है मेरे भीतर। मुझे लगता है भाषा का अपना प्रवाह है, और उस प्रवाह में वो बात अपनी कहे, बात जो है संवेदनशील हो, भावनात्मक हो, और मनुष्य को संबोधित करती हुई बात। भाषा एक प्रवाह, जैसे मैं बताऊं कि हमारी भाषा में, भाषा क्या, बातचीत में परसों एक बात, वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा गया था, वहां पर प्रयाग शुक्ल जी थे, उन्होंने बहुत प्यारी सी बात बोली, किसी को कोट करते हुए, कि हम नदियों पर कविताएं लिखते हैं, हम पक्षियों पर कविताएं लिखते हैं, पेड़ों पर कविताएं लिखते हैं, लेकिन पेड़ तो हमें कभी नहीं सुनने आते कि हमारे ऊपर क्या कविताएं लिखी हैं। चिड़िया तो हमारे पास नहीं आई कि भाई मेरे ऊपर जो कविता लिखी थी सुनाओ जरा मुझे, सही है कि गलत, लेकिन हमने कविताएं उनके ऊपर लिखी, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व इन सारे अस्तित्वों के साथ है। तो हमें अपनी कविताओं में पेड़, पौधे, पशु, निर्धन, दमित, सबकी चिंताओं को समावेशित करना है, वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, ना कि ये कि उसमें क्लिष्टतम शब्द हों और संस्कृत निष्ठ भाषा को मैं प्रबल और प्रभावी भाषा मानता हूं। मतलब मूल ये होना चाहिए, कविता हमें मनुष्य बनाए रखे या और मनुष्य बनाए। जी। को आपके पसंदीदा लेखक कौन है अनुराग? वर्तमान में तो मुझे विनोद कुमार शुक्ल बहुत प्रभावित करते हैं, और अगर आप
मेरे समकालीन लेखकों की बात है तो मुझे अविनाश मिश्र, सुधांशु फिरदौस, अ, ऐसे लेखक मुझे अच्छे लगते हैं। और पुराने में कहें तो निराला, और मुझे धूमिल, मुझे केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, ऐसे कवि अच्छे लगते इनमें हैं। और बाहर आप कहेंगे तो नाजिम हिक हाँ हाँ जी, बोल। बाहर के लिए कहेंगे तो मुझे नाजिम हिकमत अच्छे लगते हैं, पाब्लो नेरुदा अच्छे लगते हैं, सिल्विया प्लाथ अच्छी लगती हैं, ओके, तो सभी ढाका अच्छा लगता है। इन सारे लेखकों कवियों में से किसी एक की भी कोई कविता जो आपको बहुत पसंद हो और जो आपको याद हो, अगर तो आप वो सुनाए हमें। नहीं, कविताओं के साथ ये है कि मैं कविताओं को याद नहीं रख पाता हूँ। अपनी कविताएं भी मुझे कम याद हैं, जो मैंने ग्रेजुएशन के दौरान जो छंद वगैरह में लिखी थी वो कविताएं याद हैं, और मुझे याद कविता उस तरह से नहीं रह पाती है, ये मेरी कमी है। और उसका एक कारण भी जी, सबकॉन्शियस में मेरी बैठती है वो पंक्तियां, इसलिए मैं याद नहीं करता। अपनी कविताएं भी याद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी पंक्ति में वो टकरा जाएगी, वो स्मृति, वो दृश्य या फिर उसका प्रभाव, तो मैं इस वजह से याद नहीं करता हूँ। अच्छा चलिए फिर अपनी ही कोई सुना दे। और हाँ, मुझे ये फॉर्मेट मालूम होता तो मैं कुछ अपनी पसंदीदा कविताएं लिख के रखता और आपको सुनाने के लिए। कोई बात नहीं, हम आपको फिर बुला लेंगे, फिर बातचीत होगी, आप तब सुना लेना। जी जी जरूर। मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। शीर्षक है एक अंगुल का दुख, 6 हाथ की देह। एक अंगुल का दुख, 6 हाथ की देह में एक बित्ता जख्म भी नहीं कर सका। एक अंगुल का दुख, 6 हाथ की देह में एक बित्ता जख्म भी नहीं कर सका, जिसे दिखा सकता किसी वैद्य को, लगा सकता कोई औषधि। न जाने कहां छिपा था एक अंगुल का दुख, न जाने कहां छिपा था एक अंगुल का दुख, जिसके चलते 6 हाथ की देह एक हाथ की दूरी पर न जाने कहां छिपा था एक अंगुल का दुख, जिसके चलते 6 हाथ की देह एक हाथ की दूरी पर खड़े जीवन को निहारती रही, बस निहारती ही रही। मेरी हद में खड़े मेरे जीवन, मेरी हद में खड़े मेरे जीवन, तुम स्वयं ही करो मुझ में प्रवेश। मैं गुलमोहर की तरह फूलना और हर श्रृंगार की तरह झड़ जाना चाहता हूं। तुम इस तरह बरसो मुझ पर कि माटी की दीवार पहले भीगे और फिर गल जाए। मुझे इस तरह छुओ कि फिर मुझे न तलाशनी पड़े आधी रात को दिया सलाई, न जलानी पड़े मशाल। मुझे इस तरह छुओ कि फिर मुझे न तलाशनी पड़े आधी रात को दिया सलाई, न जलानी पड़े मशाल। मुझे नींद आए और स्वप्न भी। मैं नहीं चाहता कोई अदृश्य खींचता रहे मेरी लगाम और मेरे मुंह में घुलता रहे लोहे का स्वाद। मैं चाहता हूं तुम मुझ में प्रवेश करो और मैं स्वयं से निकल जाऊं। मेरे भीतर तुम रहो। मैं अपने किसी एक अंगुल के दुख में रह लूंगा। ये 6 हाथ की देह एक अंगुल के दुख पर बोझ है, और ये 6 हाथ की देह एक अंगुल के दुख पर बोझ है। मैं यह बोझ तुम्हें सौंपता हूं, ओ मेरे जीवन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल्पना बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जैसे जोड़ा है ना आपने एक एक करके, जो मैं हमेशा ही कह रही हूँ कि जहां से आप आ रहे हो और जहां पहुंच जाते हो ना, वो बहुत ही कमाल होता है। बहुत खूबसूरत। एक योगी राज जी हैं, वो कह रहे हैं कि नियति को चकमा देकर कविता भी अगर सुना सके तो आप जो लिस्ट लेके आए हैं उसमें ये कविता है। नहीं नहीं, इसमें नहीं कविता ये भी पसंद की जाने वाली कविता है, इसलिए मैं नहीं लेके आया। अच्छा, आप ये पढ़ सकते हैं योगी राज जी, अभी शायद नहीं सुना पाएंगे ये कविता। तो अनुराग, अब एक और सवाल, उसमें ये कि आपके हिसाब से आप मानते हैं कि एक स्त्री की सोच और एक पुरुष की सोच अलग है, ये एक बात हो गई, ठीक है, पर एक स्त्री की कलम और एक पुरुष की कलम एक ही बात को लिखते हुए बिल्कुल ही अलग जाएगी। जाएगी, मतलब कई ये बार जाएगी। मुझे लगता है कि दरअसल
मतलब एक क्या ही कह रही हैं? कोई घटना है या एक ही कोई सोच है, एक सपोज कीजिए कोई एक ही सीन है, एक ही तस्वीर है जो दोनों देख रहे हैं, तो दोनों की कलम अगर चलेगी तो क्या दो चित्र उभरेंगे सिर्फ इसलिए कि एक स्त्री है और एक पुरुष है? जरूर है। दरअसल क्या है, ये अनुभूति और सहानुभूति का मसला है। पुरुष को किसी स्त्री के दुख से सहानुभूति हो सकती है, लेकिन किसी स्त्री के लिए वो अनुभूति का विषय है। मैं बहुत संवेदनशील हूंगा तो सहानुभूति बता सकता हूँ, लेकिन वो अनुभूति मेरे दायरे में नहीं सेम है। बात फिर मेरी माँ अक्सर ये भी कहती रहेगी पुरुष के मामले में, अनुभूति और सहानुभूति। जी जी जी, लेकिन हमारी संरचना में शोषण के जो ज्यादातर अवसर है, शोषण ना भी कहूं तो दमन के कहूं, तो दमन के ज्यादातर अवसर स्त्रियों के साथ आते हैं। स्त्रियां अनजाने में ही एक किस्म की स्ट्रक्चरल वायलेंस की शिकार हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि जो वायलेंस कर रहा हो वो जानबूझकर कर रहा हो। जैसे विश्वविद्यालय था मेरा, वहां 8 बजे लड़कियां बंद हो जाती थी, लड़के पूरी रात घूम सकते थे। अब ये क्या था, ये एक तरीके का वायलेंस है, लेकिन इस वायलेंस के पीछे एक तरीके की सोच है कि मुझे बचाना है। तो पिताओं का, भाइयों का, माओं का भी कई हद तक ये जो बचाने का उपक्रम रहता है, उसमें हिंसा होती है, लेकिन उनका ध्येय हिंसा नहीं होता। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस की शिकार महिलाएं ज्यादा हैं, तो उनके पास जो द्रवित करने वाले अनुभव हैं उनके पास ज्यादा हैं। पुरुषों के अपने दुख हैं, ये बात नहीं है, लेकिन उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। मेरी माँ एक बात कहा करती थी, मेरी माँ कहती थी कि अगर मैं लिख सकती तो मेरे पास बहुत दुख है लिखने के लिए, मैं इस तरह लिखती। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो अभिव्यक्ति, चूंकि हमारी ऐतिहासिक परंपरा में स्त्रियों को उस तरह से अभिव्यक्ति के अवसर नहीं मिले, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति की धार जो है मजबूत उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए। उतने अवसर मिलते तो होती परंपरा से वो बोलना, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रभावी लिखेंगे। पुरुषों ने तो अभी तक जो उनका दुख लिखा है या फिर उनकी बात लिखी है वो एक हद तक है, असली बातें तो आएंगी। और मुझे, जैसे मैं कहता हूं मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं उसकी प्रामाणिकता की पूरी गारंटी नहीं ले सकता। वो किसी स्त्री का ही हक है, उसको खारिज करना चाहे खारिज करे, उसको आश्वस्ति देना चाहे आश्वस्ति दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब। तो अनुराग, समेटते हुए 2 प्रश्न रह गए हैं बस। पहला ये कि आप हमारे श्रोतागणों को कोई संदेश देना चाहें, जो नए नए लिख रहे हैं या जो लिख भी रहे हैं अच्छी तरीके से, उनके लिए कोई संदेश? दरअसल संदेश और फॉलोअर वाली समय में ना हर आदमी मैसेज दे रहा है, हर आदमी इस बात को कह रहा है मेरे फॉलोअर हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा कभी कोई कहता है तो मुझे लगता है महात्मा गांधी वाली फीलिंग आने लगती है कि संदेश तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विषय है, और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि आप लिखते रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ बातें जरूर हमें बता सकते हैं जो हम सीखे। मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ, और मैं सीखा हूँ या नहीं सीखा हूँ या फिर जो भी वो तो आखिरी तौर पर ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। उसको कहा जा सकता है कि अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है। खैर, ये सब दर्शन की बातें नहीं, लेकिन मैं इतना कहूंगा बस कि व्यक्ति को थोड़ा सा लाइट जला दीजिए, वो होने वाला है बस। हाँ, व्यक्ति को ईमानदार रहना है और भावनात्मक रहना है। उसे 2 सेकंड रुक जाए, रम्य माफ कीजिएगा, लाइट चली गई है यहाँ पर। कोई बात नहीं। हाँ, इस वजह से ऐसा है। मुझे अच्छा लगा बातचीत करके, ये बहुत अच्छा रहा। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मौका दिया बातचीत की। और आप सब भी जो हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ये सिलसिला चलता रहेगा, और कल भी इस श्रृंखला में कोई और नया मेहमान हमारे साथ जुड़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।